बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 3.3 फ्रिक्शन। आज हमने ये डिस्कस करना है कि फ़्रिक्शन क्या होती है और इसका यूज़ कहाँ पे है या फ्रिक्शन को कम किस तरह से किया जाता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ़्रिक्शन है क्या। जैसे हम अगर मूव कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक साइकिल है, ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब एक फ़ोर्स जो है जो इसको अपोज़ करेगी, जो इसको रोकेगी, जो इसकी मोशन को रोकेगी, उस मोशन को, उस फोर्स को हम नाम देते हैं फ्रिक्शन का, ठीक है। उस फोर्स को क्या नाम देंगे? फ्रिक्शन का नाम देंगे। तो ऐसी फोर्स जो कि हमारी फोर्स को क्या करती है? अपोज़ करती है, रोकती है, या हमारी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं फ्रिक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखें, द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो ऐसी फोर्स जो कि मोशन को क्या करती है? अपोज करती है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे सेकंड जो है वो 3.16 एग्जांपल है, डायग्राम बनी हुई है कि जैसे हमें ग्राउंड पे वॉक करने के लिए, रन के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। और फ्रिक्शन क्या करती है? अगर हम आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शन क्या करती है? पुश करती है ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जैसे फ्रिक्शन इज़ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सून एज अ बॉडी इज़ पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस। इन केस ऑफ सॉलिड्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स। अब ये जो है ये MCQs के लिए भी आ जाता है कि फ्रिक्शन जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि फ्रिक्शन जो है वो किन उस पर डिपेंड करती है फैक्टर्स पे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास मैनी फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट एंड द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो वो डिपेंड करती है यहाँ पे हमारे पास फोर्स इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, और दूसरी जो है वो सरफेस ऑफ नेचर पे डिपेंड करती है। दूसरी जो है वो प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम, यानी कि जो प्रेसिंग फोर्स है दोनों बॉडीज़ की, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इस तरह से कह रहे हैं कि अपने हाथों को जो है वो रब करें डिफरेंट सर्फेसिस पे, इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी सरफेस जो है वो स्मूथ है और कौन सी सरफेस जो है वो रफ सरफेस है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी सरफेस है जिसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है और कौन सी सरफेस जो है फ्रिक्शन जिसमें फ्रिक्शन कम है, ठीक है। तो जो स्मूथ सरफेस होती हैं उसमें फ्रिक्शन कम होती है और जो रफ सरफेस होती है उसमें फ्रिक्शन क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जितनी सरफेस रफ होती जाएगी उतनी उसमें फ्रिक्शन भी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, रब करें अपने हाथ को डिफरेंट सरफेस पे, बोर्ड पे या डेस्क पे, चेयर पे, वॉल पे, तो हमें आइडिया होगा, कारपेट पे, ठीक है, तो हमें आइडिया होगा कि कौन सी सरफेस जो है वो ज़्यादा स्मूथ है, जिसमें फ्रिक्शन कम है, और कौन सी सरफेस जो है वो जिसमें फ्रिक्शन क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से वाई फ्रिक्शन अपोज मोशन, फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज क्यों करती है? तो नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी सरफेस जो है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। बेशक हमें देखने में तो स्मूथ लग रही होती है, लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो वो स्मूथ नहीं होती, ठीक है। आ सरफेस दैट अपीयर स्मूथ हैज़ पिट्स एंड बम्प्स दैट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो हर सरफेस जो है उसके अंदर क्या होते हैं? पिट्स एंड बम्प्स होते हैं, यानी खड्डे जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे होते हैं, तो जिसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि ऐसे नेक्स्ट मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ। टू वुडन ब्लॉक्स विद देयर पॉलिश सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट, दो ब्लॉक्स हैं उनको हमने कॉन्टैक्ट में किया हुआ है। अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ टू स्मूथ सर्फेसिस कॉन्टैक्ट शोज द गैप्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। जैसे ये हमारे पास दो जो हैं वो सरफेस हैं, ठीक है, दो ब्लॉक्स हमने रखे हुए हैं, ये इनका कॉन्टैक्ट पॉइंट है। अब ये यहाँ पे हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। जब हमने इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा है तो वो हमें इस तरह से नज़र आया। देखिए आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर नीचे जो है वो कर्व सरफेस है इसकी यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वेल्ड्स। क्या बोलेंगे? कोल्ड वेल्ड्स, ठीक है। कॉन्टेक्ट्स बिटवीन देम, द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सर्फेसेज फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड्स। दीज कोल्ड वेल्ड्स रेजिस्ट द सरफेस फ्रॉम द स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, ठीक है। ये हमारे पास कोल्ड वेल्ड की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद है एडिंग वेट ओवर द अपर ब्लॉक इंक्रीजेज द फोर्स प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर एंड हैंस इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस। वो कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हम इसको प्रेस करते जाएंगे उतनी उसमें फ्रिक्शन भी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। दस ग्रेटर इज़ द प्रेसिंग फोर्स ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन। तो जितनी ज़्यादा प्रेसिंग फोर्स ग्रेटर होती जाएगी उतनी फ्रिक्शन भी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी बिटवीन द स्लाइडिंग सर्फेसेस, ठीक है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। इट इंक्रीज विद द अप्लाइड फोर्स. Friction can be increased to a certain maximum value
फ्रिक्शन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ताकि इसकी जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है उस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसको हम डिनोट करते हैं एफएस से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है जो कि डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे। ठीक है, एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद जो है वो सेकंड डेफिनेशन है इसकी, द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस एंड द नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम लिमिटिंग फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों की रेशियो लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो ये हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का है वो फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर, यानी कि रेशियो है लिमिटिंग फ्रिक्शन की और नॉर्मल रिएक्शन की। और यहाँ पे अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर, यानी कि आर इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया सेकंड वाला किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो हम कह सकते हैं ये वाला फॉर्मूला जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, और ये वाला जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से मैथ्स अगर हम ये देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ये असल में रिएक्शन होता है, ठीक है, किसका, वेट का। तो अगर हम ये कहते हैं कि आर इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है, वेट के, और वेट जो है वो किसके इक्वल होगा, एम जी के। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, आर इज इक्वल टू एम जी, आर की जगह पे क्या पुट कर दें, एम जी। तो एफ एस इज इक्वल टू माइक्रो एम जी या म्यू एम जी बन जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास 3 से 4 डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं और साथ में इनके फार्मूलाज बताए हैं। उसके साथ ये टेबल आपको एक नज़र आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये वाला टेबल आप लोगों ने लाजमी करना है। ठीक है, तो ये वाला एमसीक्यूज़ में इसमें स्पेशली जो है वो टायर एंड ड्राई रोड और टायर और वेट रोड जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आप लोगों ने इसको लाजमी करना है। ठीक है, ये कोई क्विज़ है, इसको आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास ये है कि ये एक उसमें एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन आ जाता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, वाई रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम ये एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन होती क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हील की, तो व्हील जो है वो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है। ठीक है, और व्हील जो है इसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। हम भारी चीज़ों को क्या करते हैं, वहाँ पर व्हील लगा देते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से हम उनको ईजिली मूव करवा सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो लेस देन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। तो अब ये देखें, ये हमारे पास व्हील है, ये किस तरह से मूव करेगा, ये इस तरह से ये क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, अगर एक टाइम में देखें तो इसकी जो इतनी सी सरफेस है ये किसके साथ कांटेक्ट में होती है, रोड में के कांटेक्ट में होती है। उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी और नेक्स्ट वाली जो ये वाली जो सरफेस है ये कहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से जो व्हील है वो क्या करता है, रोल करता है। तो हम इसकी फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो कि व्हील को क्या करवाती है, रोल करवाती है। तो अब हम इस बात का अगर आंसर देखें कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की, तो रोलिंग फ्रिक्शन में हमारे पास जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है, जैसे कि आप यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसकी फ्रिक्शन भी क्या होती है, कम होती है, और बॉडी जो है वो इजीली मूव कर जाती है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमारे पास ये इसका कॉन्टैक्ट एरिया, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्लाइडिंग सरफेस की, तो स्लाइडिंग सरफेस का कॉन्टैक्ट पॉइंट जो होता है या कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि वहाँ पे जो उनकी फ्रिक्शन है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे इसका जो है वो कंसेप्ट है रोलिंग फ्रिक्शन का और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि अगर जो फ्रिक्शन उसमें है, व्हील को इजीली हम क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होती, तो फिर क्या होता है, तो फिर वहाँ पे व्हील जो है वो रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये व्हील कभी आपने देखा होगा कि व्हील जो है इसके ऊपर इस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, ये क्यों बनाया जाता है, ये भी इसीलिए बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन यहाँ पे प्रॉपर हो सके। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन प्रोवाइड हो सके। अगर ये देखें, कभी आपने देखा होगा कि मोस्टली ऐसा होता है कि जब बारिश हो रही होती है या वेट रोड होता है, या अगर किसी गाड़ी के या बाइक के टायर बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा स्लिप होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब रोड भी वेट हो और उनके टायर भी घिसे हुए हों, या उनके टायर घिसे हुए हों, या रोड वेट हो, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसको आप रीड आउट कर लेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो वो हमारे पास है ब्रेकिंग एंड स्किडिंग है।
अब ब्रेकिंग एंड स्किडिंग में हम देखते हैं कि ब्रेकिंग एंड स्किडिंग क्या है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, वेलोसिटी कंपोनेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। एक हम कहते हैं मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग द रोड, यानी कि व्हील की जो मोशन है वो दो तरह से होती है, एक तो अलोंग द रोड होती है और दूसरा रोटेशन ऑफ व्हील्स अबाउट देयर एक्सिस, ठीक है। एक तो एक्सिस के अबाउट होती है, दूसरा क्या होती है, मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड होती है, ठीक है। तो इसी तरह से कभी हम देखें कि टू मूव अ व्हीकल ऑन द रोड एज वेल एज टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल रिक्वायर्स फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर एंड द रोड। तो हमें उसकी मोशन को स्टॉप करने के लिए, व्हीकल की मोशन को स्टॉप करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, फ्रिक्शन चाहिए होती है, ठीक है। इफ़ द रोड इज स्लिपरी और द टायर्स आर वॉर्न आउट देन द टायर्स इंस्टीड ऑफ रोलिंग स्लिप ओवर द रोड, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर उसके टायर पुराने हुए भी हैं या रोड वेट है तो वहाँ पे स्लिप होने का जो है वो चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है द व्हीकल विल नॉट मूव इफ़ द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द स्लिपरी रोड। तो इस तरह से अगर वो स्लिप होना शुरू हो जाते हैं, व्हील जो है वो रोल नहीं होते, तो वहाँ पे जो व्हीकल है वो मूव नहीं कर सकती। थस फॉर द व्हील्स टू रोल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड मस्ट बी इनफ दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्लिपिंग। तो इस तरह से उनके दरमियान में, रोड और टायर के दरमियान में इतनी फोर्स होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, वो हमें प्रिवेंट कर सके स्लिपिंग से, ठीक है। Similarly, to stop a car quickly, a large force of friction between the tire and the road is needed. इस तरह से अगर हमने किसी उसको व्हीकल को रोकना होता है तो उसको रोकने के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है। बट देयर इज़ अ लिमिट ऑफ फोर्स, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट टायर्स कैन प्रोवाइड इफ़ द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्ट्रॉन्गली द व्हील्स ऑफ द कार विल लॉक अप। और अचानक से, यानी कि आप एकदम से जब उसको क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो, तो उसके कार जो, उनके जो टायर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एकदम से लॉकअप हो जाते हैं, ठीक है। एंड द कार विल स्किड ड्यू टू लार्ज मोमेंटम। तो कार क्या कर सकती है, स्किड कर सकती है, क्योंकि उसका मोमेंटम क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। इट विल लॉस इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल दैट मे रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। और इस तरह से फिर क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांस ऑफ स्किडिंग इट इज़ advisable not to apply brakes too hard that lock up their rolling motion, especially at high speeds. Moreover, it is unsafe to drive a vehicle with the worn out tires, ठीक है। तो इस तरह से स्किडिंग को कम करने के लिए एक तो ये है कि जो हम ब्रेक जब लगाते हैं तो वो बहुत हार्डली नहीं लगानी चाहिए, बल्कि स्मूथली लगानी चाहिए। और दूसरा ये कि जब टायर बहुत ज़्यादा घिसे हुए होते हैं तो वहाँ पे भी स्किडिंग का खतरा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमें इन दोनों बातों से बचना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, इनके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। आपको पता है कि हर चीज़ का अगर हम देखते हैं उसके फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रिक्शन के फ़ायदे क्या क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम उसके बात करते हैं, फ्रिक्शन हैज़ द एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड बिकॉज इट अपोजेस द मोशन एंड दस लिमिट्स द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ये हमें तब जो है वो सही नहीं होती जब एक ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने तेज़ मूव करवाना होता है स्पीड के साथ। तो मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल इज एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। तो सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ज़्यादातर एनर्जी है वो अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे हमारी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से उस वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि हमें नहीं चाहिए होती, ठीक है। उसके बाद जो है वो इन मशीन्स फ्रिक्शन आल्सो कॉजेज वेयर एंड टीयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। इस तरह से अगर मशीन्स में फ्रिक्शन हो जाती है तो वो उसके पार्ट्स को बहुत जल्दी जो है वो तोड़ फोड़ देती है। कभी आपने देखा होगा कि जब रूम का जो है वो लॉक नहीं लग रहा होता तो या उस लॉक को क्या करना पड़ता है, हम कहते हैं कि लॉक ख़राब हो गया है तो उसको थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डालें तो फिर वो सेट हो जाएगा। तो ऑयल क्यों डालते हैं उसके अंदर, वो इसीलिए डालते हैं ताकि उसके अंदर फ्रिक्शन क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है। तो however smooth sometime friction is most desirable, we cannot write if there would be no friction between paper and the pencil। हम चल नहीं सकते, जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती हम वहाँ पे चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, ठीक है। हम अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख नहीं सकते। इस तरह से परिंदे जो हैं वो हवा में उड़ नहीं सकते अगर वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। और उसके बाद जो है वो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन है, हम फ्रिक्शन को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें है सबसे पहले है कि मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, स्लाइडिंग सरफेस को स्मूथ करके मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। आपने देखा होगा जो ऑब्जेक्ट्स जो है वो फास्ट मूव करते हैं उनकी शेप को फिश शेप बना दिया जाता है, ठीक है। एरोप्लेन्स वगैरह
इसलिए ताकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो सके, ठीक है। लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस को क्या किया जाता है, लुब्रिकेट किया जाता है यूजिंग बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, जो क्योंकि वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो फ्रिक्शन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपको आज वाले लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।